मित्रों, नमः संस्कृताय ज्ञान भारती क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, अगर आप हमारे चैनल पर अभी नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें, जिससे कि आपको आसानी से वीडियो मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग आज की क्लास। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं समास। ध्यान रहे कि ये जो हमारी आज की क्लास है उसमें समास का सामान्य परिचय रहेगा। समास होता कहाँ है, समास को तोड़ना क्या कहलाता है, समास के भेद कितने होते हैं। तो पहला जो प्रश्न आता है कि समास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। तो समास का जो शाब्दिक अर्थ होता है, शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है संक्षेप। अब फिर इसके बाद प्रश्न आता है कि समास होता कहाँ है, समास वर्णों में होता है या फिर शब्दों में होता है। तो समास होता है शब्दों में, दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बना शब्द समास कहलाता है। दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बना शब्द समास कहलाता है। समास होता है शब्दों में और संधि होती है वर्णों में। जहां पर दो वर्ण मिलते हैं वहां पर संधि होती है, और जहां पर दो शब्द मिलते हैं वहां समास होता है। समास में ध्यान रहे कम से कम दो शब्दों का होना आवश्यक रहता है। दो से अधिक भी हो सकते हैं, 3-4 शब्द भी हो सकते हैं, लेकिन दो शब्द कम से कम होने चाहिए। समास का शाब्दिक अर्थ संक्षेप होता है। दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बना शब्द समास कहलाता है। और समास को जो तोड़ना होता है वो होता है विग्रह, उसको कहते हैं विग्रह। संधि को तोड़ना विच्छेद कहलाता है और समास को तोड़ना विग्रह कहलाता है। अब इसके बाद फिर प्रश्न आता है कि समास के भेद कितने हैं। समास के भेद कितने होते हैं। समास के भेद होते हैं 6। एक प्रश्न इसी में और बनता है कि समास के मुख्य भेद कितने हैं। समास के मुख्य भेद 4 होते हैं। कि समास के मुख्य भेद कितने होते हैं, वो 4 होते हैं। अब समास के जो 6 भेद हैं उसमें से हम लोग देखते हैं। पहला भेद अव्ययी भाव, दूसरा तत्पुरुष, तीसरा कर्मधारय, चौथा द्विगु, पांचवा द्वंद्व और छठा हो गया बहुव्रीहि। ये हो गए समास के सामान्य भेद। पहला अव्ययी भाव, दूसरा तत्पुरुष, तीसरा कर्मधारय, चौथा द्विगु, पांचवा द्वंद्व और छठवां बहुव्रीहि। अब समास के जो मुख्य 4 भेद हैं वो कौन कौन से हैं। कि ध्यान रहे कि समास के जो मुख्य 4 भेद हैं उसमें इन 2 भेदों की गिनती नहीं होती है। और वो कौन कौन से हैं। एक है कर्मधारय और दूसरा है द्विगु। ये जो 2 भेद हैं कर्मधारय और द्विगु, इसकी गिनती समास के मुख्य 4 भेदों में नहीं होती है। क्योंकि ये जो कर्मधारय और द्विगु समास हैं ये तत्पुरुष के 2 उपभेद हैं। इसीलिए जब मुख्य भेद पूछा जाए तो उसमें से हम लोग देखेंगे कि अव्ययी भाव, तत्पुरुष, कर्मधारय, द्वंद्व और बहुव्रीहि होते हैं। मुख्य 4 भेदों में कर्मधारय और द्विगु की गिनती नहीं होती है। फिर आगे हम लोग देखते हैं कि समास के जो 6 भेद हैं उसमें से सबसे जो पहला भेद है हम लोग पढ़ेंगे वो है अव्ययी भाव। अब अव्ययी भाव में हम लोग देखते हैं कि क्या होता है, कौन सा पद प्रधान होता है और रूप कैसा रहता है। तो जो पहला भेद है हम लोग जानते हैं अव्ययी भाव।
पहला जो भेद है समास का अव्ययी भाव, उसमें क्या होता है, अव्यय का भाव रहता है। जैसा कि शब्द में ही लिखा है अव्ययी भाव। भाव किसका होगा, अव्यय का। जब भाव अव्यय का है तो प्रधानता भी अव्यय की होगी। और वो अव्यय कहाँ होगा, अव्यय होगा पहला पद। पहला पद मतलब पूर्व पद। पूर्व पद अव्यय होता है। और फिर जो दूसरा पद होता है वो होता है संज्ञा। संज्ञा मतलब किसी का नाम हो सकता है, किसी व्यक्ति का नाम हो सकता है, किसी वस्तु का नाम हो सकता है, किसी स्थान का नाम हो सकता है। तो जो अव्ययी भाव समास होता है, अव्ययी भाव समास में जो पूर्व पद होगा वो अव्यय होगा, जो दूसरा पद होगा वो संज्ञा होगा। और पूर्व वाले पद की ही प्रधानता होती है। और जब दोनों पद मिलकर एक हो जाते हैं, जब वो सामासिक पद बन जाता है, तो फिर वो पूरा पद अव्यय कहलाता है। इसका उदाहरण जैसे हम लोग देखते हैं, यथा यथा शक्ति, और इसका जो विग्रह होगा वो होगा शक्ति के अनुसार। यथाशक्ति, शक्ति के अनुसार इसका विग्रह हो गया। और जो सामासिक पद है वो है यथा। पूर्व पद यथा है और पर मतलब बाद वाला जो पद है, जो उत्तर वाला पद है वो है शक्ति। अब पूर्व पद जो यथा है ये अव्यय है और इसी की प्रधानता होती है। जब दोनों रूप मिलकर एक बन जाता है, जब यथाशक्ति बन जाता है, तो ये पूरा पद एक अव्यय पद हो गया। और फिर हम लोग जानते हैं, अच्छा अव्यय का मतलब क्या होता है, अव्यय का मतलब वो होता है जिसका व्यय ना हो, जो विभक्ति और वचन के अनुसार बदले ना, जिसका रूप नहीं चलता है, वही अव्यय होता है। अव्यय हमेशा जैसा का तैसा बना रहता है। फिर इसके बाद एक उदाहरण और देखते हैं। जैसे शब्द है प्रतिदिन, इसका जो विग्रह होगा वो होगा प्रत्येक दिन, या फिर दिन दिन भी होगा, चाहे प्रत्येक दिन हो या फिर दिन दिन हो। और इसका जो सामासिक पद बनेगा वो प्रतिदिन बनेगा। प्रति क्या है, प्रति अव्यय है, और दिन शब्द क्या है, दिन है संज्ञा। तो जो प्रतिदिन शब्द बना ये हो गया अव्ययी भाव समास। और इसी प्रति की प्रधानता होती है। प्रति मतलब जो अव्यय होता है उसी की प्रधानता होती है। ये हो गया। फिर अगला हम लोग देखते हैं, अगला देखते हैं नंबर 2, तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास में क्या होता है, तत्पुरुष समास में उत्तर यानी कि बाद वाले पद की प्रधानता होती है। बाद वाले पद की प्रधानता होती है। तत्पुरुष समास में बाद वाले पद की प्रधानता होती है। तत्पुरुष समास में एक चीज और देखना है कि तत्पुरुष समास के 6 उपभेद भी होते हैं। द्वितीय तत्पुरुष, तृतीय तत्पुरुष, चतुर्थी तत्पुरुष, पंचमी तत्पुरुष, षष्ठी तत्पुरुष और सप्तमी तत्पुरुष। इसमें क्या होता है कि इसमें द्वितीय से सप्तमी जो विभक्तियां होती हैं उनका हो जाता है लोप। जब सामासिक पद बनता है तो उनका लोप हो जाता है। और हम लोग द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी तत्पुरुष कैसे पहचानेंगे, इसकी पहचान हम लोग कब करते हैं कि जब इसका हम लोग विग्रह करते हैं। विग्रह में जो हम लोग चिन्ह देखते हैं, जैसे विभक्ति का चिन्ह होता है, कारक विभक्ति का द्वितीय का चिन्ह है को, तृतीया का से के द्वारा है, चतुर्थी का के लिए अर्थ में है, पंचमी से अलग होने में, षष्ठी काकी के नानी ने रारी रे, सप्तमी का निशान जो होता है वो होता है में और पर का। तो तत्पुरुष समास में उत्तर यानी कि बाद वाले पद की प्रधानता होती है। और तत्पुरुष समास के 6 उपभेद भी होते हैं, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी। ये बहुत कम ही पूछा जाता है, लेकिन अगर पूछते हैं कि द्वितीय तत्पुरुष समास है कि तृतीय तत्पुरुष समास है, तो उसको भी हम लोग जब विस्तार पूर्वक इसके बाद वाली क्लास रहेगी तो उसमें हम लोग चर्चा करेंगे। अभी हम लोग देख लेते हैं तत्पुरुष समास का 1-2 उदाहरण। तो जैसे
जैसे हो गया नेत्रहीन। नेत्रहीन, अब जब इसका विग्रह हम लोग करेंगे तो ये हो जाएगा नेत्र से हीन। यहां से का निशान है। नेत्रहीन में तत्पुरुष समास है। सामान्य सा प्रश्न रहता है कि नेत्रहीन में कौन सा समास है, तो तत्पुरुष समास है। और अगर ये रहे कि नेत्रहीन में कौन सा तत्पुरुष समास है, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, तो हम लोग जानते हैं कि यहाँ से का निशान है, इसलिए यहाँ पर तृतीया तत्पुरुष समास हो गया। फिर अगला आता है जैसे दही बड़ा। दही बड़ा, इसमें जैसे दो शब्द हैं, दही और बड़ा। ध्यान रहे कि दही बड़ा में द्वंद्व समास कुछ लोग कर सकते हैं, कंफ्यूजन हो सकता है, लेकिन दही बड़ा में द्वंद्व समास नहीं है, क्योंकि जब इसका हम लोग विग्रह करेंगे तो वो हो जाएगा दही में बड़ा, और यहाँ में का निशान होने के कारण ये हो गया सप्तमी तत्पुरुष समास। तो दही बड़ा में अगर समास पूछते हैं तो तत्पुरुष समास है, नेत्रहीन में पूछते हैं तो नेत्रहीन में भी तत्पुरुष समास है। ये हो गया। अब व्यय भाव दूसरा हो गया, हम लोग देख लिए हैं तत्पुरुष। अब इसके बाद देखते हैं कर्मधारय। कर्मधारय में क्या होता है कि कर्मधारय में एक पद होता है विशेषण और एक पद होता है विशेष। एक पद होता है उपमेय और एक पद होता है उपमान। इसमें होता है विशेषण, इसको मिटा दिया जाए। ये हो गया, हम लोग देख रहे हैं कर्मधारय समास। कर्मधारय समास में क्या होता है कि ये होता है विशेषण और विशेष, उपमेय और उपमान। पूछ सकते हैं कि विशेषण और विशेष का जो समास होता है वो कौन सा समास होता है, तो कर्मधारय समास होता है। उपमेय और उपमान का जो समास होता है वो भी कर्मधारय समास होता है। अब विशेषण और विशेष में हम लोग देख लेते हैं। जैसे विशेषण का जो उदाहरण हो गया कृष्ण सर्प। कृष्ण सर्प, वो बताना तो सर्प को ही चाह रहे हैं, बताना सर्प को ही चाह रहे हैं, लेकिन ये जो कृष्ण माने होता है काला, लेकिन ये जो कृष्ण शब्द है यही उसका विशेषण है, यही उसकी विशेषता है। तो क्या होगा, कृष्ण, इसका विग्रह होगा कृष्ण है जो सर्प का, मतलब काला है जो सर्प। बताना तो सर्प को चाह रहे थे, लेकिन सांप के अंदर, उस सांप के अंदर एक विशेषण है और वो विशेषण है कृष्ण, और कृष्ण मतलब काला। उसी तरह से बहुत सारे उदाहरण हैं, जैसे नील गगन। नील गगन, गगन की विशेषता क्या है कि वो नीला है। गगन की विशेषता क्या है कि वो नीला है, और यही नील शब्द उसका विशेषण है, और यहां पर हो गया कर्मधारय समास। अगला हम लोग देखते हैं उपमेय और उपमान का जो समास होगा वो भी कर्मधारय समास होगा। जैसे ये होगा उपमेय और उपमान का, जैसे चरण कमल। यहां चरण की उपमा दी जा रही है कमल से। जैसे कमल के समान, कमल के समान चरण, कमल के समान चरण होगा। तो यहां पर कर्मधारय समास हो गया। कर्मधारय में भी उपमेय और उपमान का समास हो गया। कमल क्या है, कमल है उपमान, और चरण क्या है, चरण है उपमेय। ध्यान रहे कि जिसकी उपमा दी जाती है उसे कहते हैं उपमेय, और जिस शब्द से दी जाती है उसे कहते हैं उपमान। यहाँ पर जो चरण है, चरण उपमेय है और कमल उपमान है, क्योंकि चरण
की उपमा दी जा रही है कमल से, तो कमल हो गया आपका उपमान और चरण हो गया उपमेय। तो विशेषण और विशेष का जो समास होता है वो भी कर्मधारय है, और जो उपमान और उपमेय का समास होता है वो भी कर्मधारय समास है। इसी तरह कुछ और उदाहरण देख लेते हैं, जैसे मृग लोचन। लोचन माने नेत्र, लोचन माने नेत्र। यहां पर नेत्र की तो उपमा किससे की जा रही है? मृग, मृग के समान नेत्र। किसी का नेत्र ऐसा है जो मृग के समान है, तो यहाँ पर लोचन माने नेत्र की जो उपमा दी जा रही है वो दी जा रही है मृग से। तो लोचन यहाँ पर हो गया उपमेय और मृग हो गया उपमान। तो उपमेय और उपमान का जो समास होता है वो भी कर्मधारय समास होता है, और विशेषण और विशेष का जो समास होता है वो भी कर्मधारय समास होता है। अब अगला हम लोग देखते हैं, अगला समास हम लोग देखते हैं द्विगु। ये जो द्विगु शब्द है, इस शब्द में भी द्विगु समास है, क्योंकि इसमें भी दो शब्द हैं। जैसे एक हो गया द्वि, और द्वि मतलब हो गया दो, और गु मतलब हो गया गाय। इसमें क्या होता है, जैसे एक शब्द होता है संख्यावाची, पहला जो शब्द होगा, जो पूर्व वाला शब्द होगा वो होगा संख्या, और दूसरा जो शब्द होगा वो होगा संज्ञा। किसी व्यक्ति का नाम, किसी वस्तु का नाम, किसी स्थान का नाम, किसी का भी नाम हो सकता है। तो यहाँ पर द्विगु शब्द में भी द्विगु समास है। द्वि का मतलब हो गया दो, और गु शब्द का अर्थ हो गया गाय। तो दो गाय, जैसे कि लिखा गया है, द्वि माने दो और गु माने गाय, दो गाय का समूह हो गया। और ये जो शब्द होता है द्विगु समास जो होता है, ये समाहार के अर्थ में आता है। समाहार मतलब ये समूह अर्थ में होता है। तो द्विगु समास में पहला जो शब्द होगा वो संख्यावाची होगा, और दूसरा जो शब्द होगा वो संज्ञा मतलब किसी का नाम, किसी स्थान का भी नाम हो सकता है, किसी वस्तु का भी नाम हो सकता है, या किसी व्यक्ति का नाम हो सकता है। तो द्विगु समास का जो सबसे आसान तरीका है पहचानने का, कि जो पहला शब्द होगा वो संख्या और दूसरा शब्द होगा संज्ञा, जैसा कि द्विगु शब्द में ही लिखा है दो गाय। अब इसके कुछ उदाहरण हम लोग देखते हैं, जैसे नवरत्न। नवरत्न, इसका जो विग्रह होगा नवरत्नों का समूह, नवरत्नों का समूह। नव शब्द क्या है? ये नव शब्द हो गया संख्या, और रत्न हो गया संज्ञा। तो यहाँ पर कौन सा समास हो गया? यहाँ पर समास हो गया द्विगु समास। इसी तरह से और उदाहरण, जैसे चौराहा। चौराहा, चौ माने चार और राह माने रास्ता। कितने रास्तों का समूह है? चार रास्तों का समूह है। तो चौराहा में भी कौन सा समास हो गया? द्विगु समास। और इसको पहचानने का सबसे जो आसान तरीका है कि पहला जो शब्द होगा वो संख्यावाची होगा और दूसरा शब्द संज्ञा होगा। ये हो गया। फिर इसके बाद हम लोग देखते हैं पांचवा समास जो है हम लोग देखते हैं वो है द्वंद्व। द्वंद्व, और द्वंद्व का अर्थ ही होता है दोनों। जिस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं उसे द्वंद्व समास कहते हैं। जिस समास का पहला पद प्रधान होता है वो अव्ययी भाव समास होता है। जिस समास में दूसरा पद प्रधान होता है वो तत्पुरुष समास होता है। जिस समास में विशेषण और विशेष्य होते हैं वो कर्मधारय समास होता है। जिस समास में पहला शब्द संख्या हो दूसरा संज्ञा हो वो द्विगु समास होता है। और जिस समास के दोनों पद प्रधान हो वो द्वंद्व समास होता है। इसको मिलाने वाले जो शब्द होते हैं, इसकी जो हम लोग इसका जो विग्रह करते हैं उसमें एक शब्द आता है और होगा अथवा या होगा। जैसे माता पिता।
माता पिता, इसको जब हम लोग अलग अलग करेंगे, इसका विग्रह जब करेंगे तो वो हो जाएगा माता और पिता। पूछ लेंगे कि माता और पिता में कौन सा समास है, तो द्वंद्व समास है। प्रधानता किसकी है, तो प्रधानता दोनों की है, क्योंकि द्वंद्व समास होता ही दोनों, द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते ही हैं, पहला पद और दूसरा पद दोनों पद प्रधान होते हैं। इसी तरह के कुछ और उदाहरण हो गए, जैसे पाप, जैसे पाप पुण्य, पाप या पुण्य, या फिर पाप और पुण्य। तो जिस समास में दोनों पदों की प्रधानता होती है वो होता है द्वंद्व समास। इसके बाद फिर हम लोग देखते हैं बहुब्रीहि। छठवां जो हम लोग देखते हैं भेद समास का, वो है बहुब्रीहि। बहुब्रीहि, इसमें भी दो शब्द हैं, पहला शब्द है बहु और दूसरा शब्द है व्रीहि। इस बहुब्रीहि शब्द में भी बहुब्रीहि समास है, इस बहुब्रीहि शब्द में भी बहुब्रीहि समास है। बहु का अर्थ होता है बहुत ज्यादा और व्रीहि का अर्थ होता है धान। बहुत है धान जिसके पास, धान मतलब जिससे हम लोग चावल निकालते हैं, तो बहुब्रीहि का अर्थ होता है कि बहुत है धान जिसके पास ऐसा कोई व्यक्ति। और बहुब्रीहि समास मतलब ही होता है पहेली बूझना, जैसे हम लोग कहानी बूझते हैं, पहेली बूझते हैं, तो उसी तरह से इसमें क्या होता है, ना तो पहला पद प्रधान होता है बहुब्रीहि समास में, ना ही दूसरा पद प्रधान होता है, इसमें किसी तीसरे पद की प्रधानता होती है, मतलब अन्य पद प्रधान होता है। जैसे चक्र पाणी, इसमें ना तो चक्र को बताना चाहते हैं ना ही पाणी को बताना चाहते हैं। चक्र माने होता है चक्र और पाणी माने होता है हाथ। तो चक्र का अर्थ होता है चक्र और पाणी माने हो गया हाथ। अब इसका जो हम लोग पूरा अर्थ देखेंगे वो अर्थ हो जाएगा चक्र है हाथ में जिसके, चक्र है हाथ में जिसके। अब ये किसी तीसरे पद की प्रधानता बता रहा है, ना तो चक्र की प्रधानता है ना तो पाणी की प्रधानता है, इसलिए यहां पर चक्रपाणी का अर्थ हो गया कि चक्र है हाथ में जिसके। अगला उदाहरण लेते हैं दशानन। तो दस माने होता है दस और आनन माने होता है मुंह, मुख। दस है मुख जिसके, अर्थात कोई व्यक्ति। तो दशानन और ध्यान रहे कि जब इसके पहले जब हम लोग द्विगु पढ़े थे तो द्विगु में भी संख्या आई थी, जैसे चौराहा में चार रास्तों का समूह या समाहार देखे थे, द्विगु में भी संख्या थी, यहां भी संख्या है। लेकिन जब बहुब्रीहि समास होगा और उसमें संख्या आ जाती है तो फिर वहां पर वो शब्द किसी विशेष व्यक्ति के लिए योग रूढ़ हो जाता है। दशानन आप रावण को छोड़कर दूसरे को नहीं कह सकते हैं। चक्रपाणी के लिए आपको भगवान विष्णु ही हैं, बाकी दूसरा चक्रपाणी नहीं हो सकता है। उसी तरह आता है वीणा, वीणा पाणी। वीणा मतलब वीणा और पाणी माने हाथ। वीणा है हाथ में जिसके, तो वीणा है हाथ में जिसके अर्थात सरस्वती। तो ये हो गई आज की समास की सामान्य जानकारी, समास की सामान्य क्लास। और इसके बाद वाला जो वीडियो रहेगा उसमें हम लोग जो समास के 6 भेद हैं अव्ययी भाव समास से लेकर बहुब्रीहि तक, उसमें हम लोग अलग अलग उसकी व्याख्या करेंगे और उसके उदाहरण देखेंगे। मित्रों धन्यवाद। नमः संस्कृताय।